नमस्कार, कानून और हम कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज की हमारी चर्चा का विषय है न्यायपालिका में बढ़ते मामले। आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है जिला अभियोजन पदाधिकारी ज्ञान चंद्र भारद्वाज जी, जो कि उन्होंने निचली अदालतों में बढ़ते मामले जो भी आ रहे हैं उसमें निष्पादन में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार सर। दर्शकों, प्रजातंत्र के दो महत्वपूर्ण घटक है, एक न्यायपालिका, दूसरी कानून व्यवस्था। न्यायपालिका में लोगों की बढ़ती आस्था और हमेशा न्याय के प्रति लोगों का विश्वास रहा है कि अगर हम कहीं से भी मुझे न्याय नहीं मिलेगा तो न्यायपालिका मुझे न्याय देगी। जस्टिस रामन्ना ने भी कहा कि देश की न्यायपालिका एक जवाबदेह सरकार, एक जवाबदेह कानून व्यवस्था और एक कल्याणकारी देश बनाने की ओर प्रगतिशील है। लेकिन आज देखा जा रहा है कि न्यायपालिका में मामले लंबित होते चले जा रहे हैं। इन मामलों की जो बढ़ती संख्या है, इसकी वजह जानने के लिए आज हम चर्चा करेंगे भारद्वाज सर से कि भारद्वाज जी, ऐसा क्यों देखा जा रहा है कि पहले 3 करोड़ मामले लंबित थे देश की अदालतों में, उसके बाद 4 करोड़ मामले लंबित हुए। निचली अदालतों को देखा जाए, उसके बाद आप हाई कोर्ट को देखें, सुप्रीम कोर्ट को देखें, लगातार मामले बढ़ते चले जा रहे हैं और कहीं ना कहीं से देखा जा रहा है कि लोगों का न्याय व्यवस्था के प्रति विश्वास थोड़ा कम होता जा रहा है। कहा जाता है कि जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड। तो ऐसा क्यों हो रहा है सर कि न्यायपालिका में मामले बढ़ रहे हैं और लोगों को न्याय थोड़ा कमतर मिलता जा रहा है? देखिए, पहली बात यह है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बात हम कर रहे हैं तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के 4 अंग होते हैं। पहला इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस करती है, दूसरा प्रोसिक्यूशन जो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट अभियोजन करता है, तीसरा है एडजुडिकेशन जो न्यायपालिका का कार्य क्षेत्र है, और चौथा जो है वह जेल है। चूँकि हमारा लोकतांत्रिक देश है, हम रिफॉर्मेटिव वे में पनिशमेंट देते हैं, इसलिए इसको हम रिफॉर्मेटिव वे में लेते हैं पनिशमेंट को, तो रिफॉर्मेटिव इंस्टीट्यूशन भी कर सकते हैं। तो पहली बात यह है कि तात्कालिक कारण तो कोरोना के चलते लगभग 2 वर्षों में है, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि कोई जो इन किसी भी व्यक्ति के खिलाफ जो कोर्सिव स्टेप नहीं लिया जाएगा। तो एक कारण तो ये है। दूसरा कारण है इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, चाहे वह पुलिस लेवल पर हो, प्रोसिक्यूशन लेवल पर हो और या एडजुडिकेशन लेवल पर हो, इवन जेल लेवल पर भी हो। आप देखते होंगे कि प्रोसिक्यूशन का, इवन बिहार का मैं उदाहरण दे दूं, हम लोगों का टोटल स्ट्रेंथ है 1469 प्रोसिक्यूशन ऑफिसर्स का, अभी मात्र 400 हैं और बहाली की प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन न्यायालय में लंबित हो गए। 535 अभियोजन पदाधिकारियों की रिक्ति जो है, नियुक्ति अभी तत्काल रोक दी गई। ठीक उसी तरह से न्यायपालिका में भी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, उनके सबऑर्डिनेट स्टाफ नहीं है। नंबर ऑफ जो जजेज होना चाहिए कम से कम इन प्रोपोर्शन टू दी ऑफेंस कमिटेड, या जो अनुपातिक जो पब्लिक का जो है अनुपात होना चाहिए, एक जो स्टैंडर्ड होना चाहिए जो बहुत बड़े बड़े देशों में हैं, वो स्टैंडर्ड हमारे देश में नहीं है। आपने सर बताया, अभी बहुत महत्वपूर्ण एक बात बताया आपने कि कोविड-19 के कारण मुकदमों की संख्या या मामलों की जो संख्या कही जा रही है वो बढ़ी है। लेकिन उससे पहले भी सर देखा जाएगा कि देश में 20वीं सदी में 3 करोड़ से ज़्यादा मामले पेंडिंग थे। अभी हाल में ही देखा गया कि 152 वर्ष बाद एक व्यक्ति ने मुकदमा जीता, जो कि उसके दादा परदादा का मुकदमा किया गया था। खासकर सिविल मामले तो बहुत ज़्यादा लंबित चल रहे हैं। आपराधिक प्रक्रिया में जो भी सुधार की बातें आपने कही, और आपने सबसे पहली बात बताई इन्वेस्टिगेशन। क्या आपको सर ऐसा लगता है कि इन्वेस्टिगेशन गलत होने के कारण भी मुकदमों की संख्या बढ़ती जा रही है? नहीं, देखिए, इन्वेस्टिगेशन में जैसे महिलाओं के खिलाफ अपराध जो हैं बढ़े हैं। आपको याद होगा कि 2012 में निर्भया कांड हुआ था। निर्भया कांड के बाद जस्टिस जेस वर्मा कमेटी की एक रिपोर्ट आई, जिसके आधार पर एक अमेंडमेंट हुआ, जिसमें आईपीसी, सीआरपीसी और आईटी एक्ट, एविडेंस एक्ट में एक बदलाव आया। उस समय था कि महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हैं, रेप का केस हो या आउटरेज द मॉडेस्टी ऑफ ए वीमेन हो, ये जो अपराध हैं ये कम से कम 3 महीने में इसको पूरा कर लीजिए अनुसंधान। लेकिन फिर 2018 में अमेंडमेंट आया, यह है कि मात्र 2 महीने में अनुसंधान पूरा करना है। लेकिन हमको पता है
कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के कारण ये अभी नहीं हो रहा है, ये रियलिटी है। लेकिन ऐसा भी देखा जा रहा है सर, आप अभियोजन पदाधिकारी हैं, आपके साथ काम करने का बहुत बार मौका मिला। अक्सर देखा जा रहा है कि जैसे लंबित मामले की जो बातें चल रही है, जमानत प्रक्रिया, एक एक साल तक अग्रिम जमानत याचिका लंबित रह जाती है क्योंकि केस डायरी नहीं आती है। उसके बाद अगर केस डायरी आ भी रही है तो उसके साथ क्रिमिनल इंसिडेंट, जो कि अभी हाल में ही हाई कोर्ट का एक आदेश आया है कि बगैर क्रिमिनल इंसिडेंट की जांच पड़ताल किए बगैर किसी को जमानत नहीं मिलनी चाहिए, तो क्रिमिनल इंसिडेंट नहीं आती। उसके बाद साल भर लग जाता है इंजरी आने में। तो ऐसे में लगता नहीं कि कुछ पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में फॉल्ट होने की वजह से भी मामले लंबित आ रहे हैं? नहीं, देखिए, ये जो लंबित जो प्रक्रियाएं चल रही हैं, हर स्टेज में कहीं न कहीं जो है कुछ त्रुटि है। पहला, जैसे मुजफ्फरपुर में इंजरी रिपोर्ट ऑनलाइन हो गया है। अब हमारे डीएम साहब और हमारे एसपी साहब के ऑनलाइन जो इंजरी रिपोर्ट आ रहे हैं, वहाँ से आईओ तुरंत प्राप्त करके न्यायालय में दे रहा है। लेकिन सभी मामलों में ऐसे अभी नहीं हो रहे हैं क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, लेकिन इसमें गतिशीलता आई है। एक वेसरा रिपोर्ट के बारे में भी सर मेरा ये ख्याल ऐसा आ रहा है कि सेशन के मामले जितने भी हैं कि कोई जहर खा के मर गया या ऐसे भी आग लगा के कोई जलाया, कुछ उसकी जांच जाती है, सालों साल तक वेसरा रिपोर्ट नहीं आ पाते हैं। इसके कारण सेशन जो है लंबित रहता है और लोगों को, सूचिका को या पीड़ित को न्याय नहीं मिल पाता है। तो क्या ये अभी कुछ व्यवस्था में सुधार है कि वेसरा रिपोर्ट त्वरित गति से न्यायालय में आ जाए, उसकी रिपोर्ट लग जाए? एफएसएल रिपोर्ट नहीं आ पाती है। देखिए, जहाँ तक एफएसएल रिपोर्ट की बात है, आप जानती होंगी कि एफएसएल में कर्मी की बहुत कमी है। जिस अनुपात में कर्मियों का पदस्थापन होना चाहिए अभी नहीं है। इवन यहाँ तक कि आप मुजफ्फरपुर जो एफएसएल है उसमें कर्मियों की कमी है। और लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तो कहा दिया कि जिस दिन अगर आप रिपोर्ट प्राप्त करते हैं अनुसंधानकर्ता के द्वारा न्यायालय के आदेश से, 1 माह के भीतर आपको एफएसएल रिपोर्ट दे देना है। तो इसके लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, इसलिए किसी एक व्यक्ति पर हम दोष नहीं दे सकते हैं। दूसरा, आपने कहा क्रिमिनल इंसिडेंट की, तो क्रिमिनल इंसिडेंट देने का दायित्व डिफेंस लॉयर का भी है। जो एक्यूज्ड के लॉयर हैं उनको भी डायरेक्शंस हैं माननीय न्यायालय का कि आप क्रिमिनल हिस्ट्री आप अवश्य दें। लेकिन आप देखते होंगे कि बहुत कम लॉयर हैं जो क्रिमिनल हिस्ट्री देते हैं। उस स्थिति में न्यायालय को क्रिमिनल हिस्ट्री मंगाना पड़ता है। दोनों बातें हैं, आने में विलम्ब भी होता है और क्रिमिनल हिस्ट्री देने में भी विलम्ब होता है। तो एक एक्यूज्ड के स्तर पर भी हुआ लंबित जो प्रक्रिया है वो लंबित रह जाती है। दूसरा, न्यायालय का एक्सिक्यूशन रिपोर्ट कौन देगा? पुलिस देती है। पुलिस अपने कार्यों से इतना दबी हुई है, इतना ओवरलोडेड वर्क है, जिसके कारण उसको रिपोर्ट देने में थोड़ा विलम्ब भी हो जाता है। लेकिन समय समय पर सरकारें कानून बना रही हैं। सरकार का ये प्रयास रहा है कि लंबित मामलों में कमी आए और इसके लिए पुलिस विभाग को भी अभियोजन कोषांग का गठन किया गया है, बाज़ाब्ती मॉनिटरिंग हो रही है, पुलिस को भी तरह तरह के निर्देश दिए जा रहे हैं। लेकिन क्या ऐसा नहीं लगता कि एक ही पुलिस कानून व्यवस्था भी संभालती है और वही पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी करती है? तो आपके समझ में क्या होना चाहिए कि एक थाने में जो कुछ पदाधिकारी ऐसे हों कि जो कि सिर्फ अनुसंधान करके समय पर अनुसंधान की रिपोर्ट दे और कुछ ऐसे हो जो कि कानून व्यवस्था संभाले? तो आपकी नज़र में ये क्या सुधार होना चाहिए? नहीं, इसमें तो ऑलरेडी माननीय सर्वोच्च न्यायालय का दिशा निर्देश मिल चुका है। बिहार गवर्नमेंट एवं डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, इनका भी एफिडेविट माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दिया जा चुका है, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ बिहार के द्वारा भी, कि अनुसंधान और लॉ एंड ऑर्डर पुलिस के 2 इकाइयाँ होंगी प्रत्येक जिले में और चिन्हित पदाधिकारी होंगे। और लेकिन है क्या कि प्रक्रिया जो है अभी प्रारंभ हुई है, ट्रांजिशन फेज है, इसलिए थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है। और जितने भी पुलिसकर्मी या पुलिस पदाधिकारियों की ज़रूरत है, जितनी संख्या बल की कमी है, तो इसके अनुपालन में थोड़ा विलम्ब हो रहा है। लेकिन ऐसा भी सर देखा जा रहा है, लेकिन सुधार हो रहा है जी, कुछ सुधार हो रहा है सर। लेकिन कुछ देखा जा रहा है जैसे कि कोई व्यक्ति अगर मुकदमा दायर कर देता है तो जस्टिस पाने के लिए 2 जगह मुकदमे दायर होते हैं, या तो कंप्लेंट केस दायर करता है और उसके बाद वो 154(3) के कंप्लायंस के बाद 156(3) में जाता है। तो सालों साल तक उस व्यक्ति का मुकदमा दर्ज नहीं हो पाता, तो इस वजह से भी न्याय मिलने में विलम्ब होता है। ये तो एक प्रक्रियात्मक जो कमी है। तो अब इसमें तो 2 बातें होनी जरूरी है मेरे समझ से। पहला कि जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की बात उठाई है वो भी पूरा होना चाहिए। दूसरा, लॉ में भी अमेंडमेंट होना चाहिए। प्रत्येक जो स्टेज है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का, वह एक टाइम बाउंड फ्रेमवर्क में वो निर्धारित किया जाना चाहिए। और जैसे मान लीजिए कि जो डिफ़ॉल्ट बेल होता है,
तो या तो 60 दिनों के अंदर चार्जशीट हो जाता है या 90 दिनों के अंदर चार्जशीट हो जाता है। तो एक टाइम बाउंड जो चार्जशीट देने की जो एक प्रक्रिया है, तो देखते होंगे कि इसमें कमी आई है, जो समय पर चार्जशीट दाखिल किया जाता है। इसलिए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जो अनुसंधान है या विचारण की प्रक्रिया है या फिर न्याय निर्णय की प्रक्रिया है, इसका जो है एक टाइम बाउंड फ्रेमवर्क भी बनाया जाना चाहिए मेरी समझ से। हालांकि सरकारों ने जो कानून बनाया उसके तहत घरेलू हिंसा कानून में भी एक लिमिट दिया गया है, वो टाइम बाउंड है, इतने दिनों के अंदर उसमें न्याय मिलना चाहिए। आपने जस्ट अभी बताया निर्भया कानून के बाद जो पॉक्सो एक्ट आया उसकी भी एक परिभाषा दी गई है उसमें कि इतना दिन के अंदर में चार्जशीट, 60 दिनों के अंदर में चार्जशीट देना है, उसके बाद ट्रायल भी हो जानी है, 6 महीने के अंदर सजा भी सुनाया जाना है। लेकिन अक्सर ऐसा देखा जा रहा है कि मामले सालों साल घिसटते जा रहे हैं, न्याय मिल नहीं पा रहा है, लोगों को थोड़ा सा न्याय के प्रति आक्रोश हो रहा है कि आखिर कब तक। तारीख, एक फिल्म भी आपने देखी होगी सर, सनी देओल कहते हैं कि आखिर कब तक तारीख मिलती रहेगी हमें, कभी तो हमें न्याय मिलना चाहिए। तो इसके लिए और क्या सुधार किया जा सकता है सर? देखिए, अभी आपने पॉक्सो एक्ट की चर्चा की है, तो पॉक्सो एक्ट में 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहले जे बोर्ड के द्वारा सभी जितने भी केसेस होते थे उसका ट्रायल किया जाता था, लेकिन देखा गया कि एक सर्टेन एज के ग्रुप के जो एक्यूज थे, जो जुवेनाइल थे, कन्फ्लिक्ट विथ लॉ थे, उनके द्वारा रेप, मर्डर, इस तरह के जो अपराध हैं वो बढ़े हैं। तो फिर इसके सुधार के लिए एक चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट का निर्माण हुआ और आपका जो जे एक्ट है सेक्शन 15 और 18(3) के तहत जो एक्यूज जिनका उम्र 16 साल एवं 16 साल से ऊपर और 18 वर्ष से कम हो और जिसमें 10 वर्ष का सज़ा का प्रावधान हो, वैसे केस को जे बोर्ड को जो है वो चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट में जो है भेज देना चाहिए। ये हो रहा है। दूसरा कि 2 महीने में आपको इन्वेस्टिगेशन पूरा करना है और इन्वेस्टिगेशन हो जाने के बाद 1 महीने के अंदर आपको सेक्शन 35(1) कहता है पॉक्सो एक्ट का कि 1 महीने के अंदर पीड़िता का बयान दर्ज होना चाहिए, अर्थात 1 महीने के अंदर विचारण की प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए, प्रारंभ की जानी चाहिए। फिर सेक्शन 35(2) कहता है कि न्यायालय को 1 वर्ष के अंदर विचारण की प्रक्रिया पूरी कर देनी चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो इसका रीज़न जो है अपने ऑर्डर शीट में लाएं। तो इस पर भी काम हो रहे हैं। तो एक तरह से जो प्रक्रियात्मक जो एक टाइम बाउंड फ्रेमवर्क है और कर्मी की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, उसके कारण डिले हो रहा है। और अनुसंधान और लॉ एंड ऑर्डर, ये जो पुलिस के 2 इकाइयाँ गठित की गई हैं, इस पर भी बिहार सरकार काम कर रही है और इसमें गतिशीलता आ रही है। ये लंबित जो मामले न्यायपालिका पर काफ़ी बोझ है, न्यायपालिका लंबित मामलों से कराह रही है और इसके बावजूद भी देखा जाएगा कि न्यायाधीशों की कमी है। अभी हमारे अपने ज़िले में ही देख लिया जाए, सीजीएम का पोस्ट काफ़ी दिनों से खाली है। अक्सर जो ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स होते हैं इस महीने में, तो जजेस ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, इस वजह से भी मामले लंबित हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी देखा जाए न्यायाधीशों की कमी है, हाई कोर्ट में भी देखा जाए तो जितनी पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए वो न्यायाधीश नहीं है। तो क्या इससे भी नहीं लगता कि न्यायपालिका में बढ़ते मामले लंबित रह जा रहे हैं और लोग न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं? हाँ, ये भी हमने तो पहले भी कहा, जैसे आपने न्यायपालिका की और जजेस की संख्याओं के बारे में आपने कहा, ठीक उसी तरह से हमारे ऑफिस में 49 पद हैं मुजफ्फरपुर ज़िले के लिए, लेकिन मात्र हम 10 हैं, मतलब 80% जो है प्रोसिक्यूशन ऑफिसर्स की कमी है। इसका भी प्रभाव पड़ता है। ठीक उसी तरह जजेस के जो नंबर होने चाहिए होना चाहिए। फिर जजेस के जो सबॉर्डिनेट स्टाफ हैं, हमारे जो सबॉर्डिनेट स्टाफ हैं जो पुलिस ही होते हैं, उनका पदस्थापन नहीं है। इवन यहाँ तक कि पुलिस मैनुअल चैप्टर 12 में स्पष्ट निर्देश है कि एक इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर के मातहत जिला अभियोजन कार्यालय में पुलिस बलों की संख्या होगी, जो न्यायालय के आदेशों के अनुपालन के लिए पुलिस को ट्रांसफ़र करेगी, समन हो, वारंट हो, और फिर जो पुलिस का अनुपालन प्रतिवेदन है वो अभियोजन पदाधिकारी के माध्यम से न्यायालय में दाखिल किया जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि मात्र एक लेडी कांस्टेबल का सिर्फ पोस्टिंग मेरे यहाँ है, लेकिन अन्य का पोस्टिंग नहीं है। हम लोग प्रयासरत हैं और स्टेट लेवल पर इसकी मॉनिटरिंग हो रही है। हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब जो होम हैं वो हर बुधवार को रिव्यू करते हैं, हमारे होम सेक्रेटरी साहब करते हैं,
डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन कर रहे हैं और हम लोग रिपोर्ट भी भेज रहे हैं, रिपोर्ट भी मांगा जा रहा है और धीरे धीरे सने सने इसमें जो है सुधार अब बात होता जा आती रहा है सर आधी आबादी की, आपने बहुत अच्छा कहा, एक लेडी कांस्टेबल है, हमें देखने में आ रहा है अभी निचली अदालतों से लेकर ऊपरी सभी अदालतें, ऑनरेबल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक महिला न्यायाधीशों की काफ़ी कम संख्या है, जबकि सरकार के कल्याणकारी कार्यक्रम एवं जागरूकता कार्यक्रम के कारण महिलाओं की संख्या काफ़ी बढ़ी है। मामले दर्ज करने में महिलाओं के अंदर एक जागरूकता आई है कि अगर हमारे अंदर में हमारे ऊपर कहीं भी कोई अत्याचार होता है, अब हमारे अंदर में ये भावना है कि हम अत्याचार का मुकाबला करें, तो उसे न्यायपालिका की ओर बिल्कुल आशा भरी नज़रों से वो देखती है और मुकदमे दायर करने आती है। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि महिला न्यायाधीशों की कम संख्या के कारण या महिला स्टाफ की कम संख्या के कारण भी कहीं ना कहीं से मामले लंबित हो रहे हैं? नहीं, महिलाओं की संख्या पहले कमी थी, ये बात सही है, लेकिन अभी महिला मजिस्ट्रेट्स की संख्या बढ़ी है और देख रहे हैं कि सर्टेन परसेंटेज जो है रिजर्वेशन भी है उनका, अब वो काफ़ी अच्छे संख्या में आ रहे हैं। और मेरा भी मानना है कि ऑफेंसेस अगेंस्ट वीमेन जो हैं वो महिला न्यायाधीश के द्वारा ही विचारण किया जाना चाहिए, इवन यहाँ तक कि महिला प्रोसिक्यूशन ऑफिसर्स के द्वारा ही उनका ट्रायल करवाया जाना चाहिए, ताकि वो एटमॉस्फेयर जो है वो कंजीनियल एटमॉस्फेयर में वह अपना काम कर सकें। देखे होंगे कि अररिया की एक घटना हुई थी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना, कि एक पीड़िता रेप लड़की थी और कुछ कारणोंवश उस पीड़िता को ही जेल जाना पड़ा। उसमें बात सिर्फ इतनी ही थी कि 164 स्टेटमेंट के लिए वह न्यायालय लाया गया था और वह कह रही थी कि अमुक दीदी आएंगी तो मैं अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाऊंगा, और लॉ भी इसको परमिट करता है कि गार्जियन के समक्ष 164 किया जाना चाहिए जो भी पीड़िता हैं, और उनकी सुरक्षा की भी गारंटी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो फिर लीगल गार्जियन के रूप में CWC से हो, महिला अधिकारी या जो भी हो, अवश्य होना चाहिए। तो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी, और लेकिन अब ये घटना नहीं हो, सजग हैं और महिला पदाधिकारी भी आ रहे हैं, चाहे जजेज हों, प्रोसिक्यूशन ऑफिसर्स हों, इवन जेल में भी ये आ रहे हैं, पुलिस में भी काफ़ी संख्या में महिला पुलिसकर्मियों की भर्ती हो रही है। लेकिन अभी भी पर्याप्त संख्या नहीं है, पर्याप्त संख्या होनी चाहिए ताकि विचारण तीव्र गति से हो, ताकि मामलों में न्याय मिल सके। एक और देखा जाएगा कि महिलाओं की संख्या जो तेजी से मुकदमे दायर करने में बढ़ी है वो कोर्ट है परिवार न्यायालय। परिवार न्यायालय में अक्सर देखा जाता है कि जब महिलाओं के अंदर जागरूक महिला होंगी तो अपने अधिकारों के लिए प्रयासरत होंगी, और अधिकारों के लिए वो आवाज़ उठाने के लिए फैमिली कोर्ट में आती हैं। वो सेक्शन 125 का मुकदमा दायर करती हैं, डाइवोर्स का मुकदमा दायर करती हैं, अन्य बहुत सारे चाइल्ड की कस्टडी के लिए मुकदमा दायर करती हैं। लेकिन देखा जाएगा कि बड़े बड़े जिलों में जहाँ की हजारों हजार की संख्या में मामले लंबित है परिवार न्यायालय में, वहाँ भी सिर्फ एक न्यायालय है। जैसा कि अपने मुजफ्फरपुर जिले में ही देखा जाए, 6-6 महीने के तारीखें पड़ती हैं ताकि उनको जल्द से जल्द न्याय नहीं मिल पाता है। इस कारण से भी मामले लंबित होते चले जा रहे हैं। तो क्या ऐसा नहीं कि हर जो जिले जिनका की जो जनसंख्या हो, जो क्षेत्रफल हो, घनत्व के हिसाब से वहाँ कोर्ट की स्थापना हो? हाँ, कांडों की संख्या के समानुपातिक जजेज की भी संख्या होनी चाहिए, उनके स्टाफ की भी संख्या होनी चाहिए, प्रोसिक्यूटर की भी संख्या होनी चाहिए। उन यहाँ तक कि 25A जो CRPC अमेंडमेंट हुआ अभी तक पूर्ण रूप में बिहार में लागू नहीं हुआ है। सरकार 50% कहती है, लेकिन इनफैक्ट में ट्रू लेटर और स्पिरिट जो है अमेंडमेंट का वह लागू नहीं हुआ है। लेकिन सरकार प्रयासरत है इसमें, चूँकि हमने कहा कि ट्रांजिशन पीरियड है, एकाएक तुरंत जो है सुधार होना संभव नहीं है, लेकिन क्रमशः सुधार हो रहा है। ये कोविड-19 इस बीच जो आया उसके कारण 1.5 साल तक लगभग कोर्ट बाधित रहा। हालांकि ऑनलाइन कोर्ट चलता रहा, राज्य सरकार के निर्देशानुसार ऑनलाइन कोर्ट चलता रहा, लेकिन उसके बावजूद भी इतने सारे मुकदमे पेंडिंग हो गए जिसका कि अभी अंबारो लगा रहता है कोर्ट पे फाइलों का। तो इसका जल्द से जल्द निपटारा कराने के लिए क्या प्रावधान किया जाना चाहिए? हमने तो कहा कि ये 2 बातों पर अवश्य ध्यान दिया जाए। पहला कि विचारण जो है एक टाइम बाउंड फ्रेमवर्क में तय हो, और दूसरा कि जो कांड विचारण में आ चुके हैं दोनों पक्ष के लॉयर, चाहे स्टेट के प्रोसिक्यूटर हों, एक्यूज्ड के जो लॉयर हों, एक टाइम शेड्यूल तैयार करें न्यायालय और ब्लॉक डेट ले। ब्लॉक डेट का मतलब है कि आज अगर डेट है किसी केस में तो अगले हम 10 डेट में इस केस को ख़त्म करेंगे। दोनों पक्ष के लॉयर तैयार रहें और न्यायालय द्वारा उसको डेट दिया जाए और अपने टाइम फ्रेमवर्क के अनुसार हम केस का निष्पादन करें। इसमें अक्यूज्ड के लॉयर की भी भूमिका, सकारात्मक भूमिका होनी चाहिए,
पुलिस की भी सकारात्मक भूमिका होनी चाहिए, क्योंकि पुलिस के रिपोर्ट पर ही न्यायालय का जो है निष्पादन वो निर्भर करता है। इसलिए पुलिस को भी निष्पादन में जो तीव्रता लाने के लिए, गतिशीलता लाने के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन उनको करना चाहिए, और हम समझते हैं ये अगर होगा तो निष्पादन की न्याय दिलाने में पुलिस का बहुत अहम रोल है। और एक और अन्य घटक है गवाह। अक्सर देखा जाता है कि समय पर पुलिस गवाहों को प्रस्तुत नहीं करती है, और इस कारण से भी लंबे समय तक ऐसा देखा गया है कि सेशन ट्रायल जो 1998 का अभी तक पेंडिंग चल रहा है, पुलिस समय पर गवाह नहीं प्रस्तुत कर रही है। जो गवाह आ रहे हैं वो काफ़ी लंबे समय तक अगर उनको न्याय नहीं मिलता है तो पीड़ित भी गवाही देने से मुकर जाता है। इस वजह से भी मामले बहुत लंबित आ रहे हैं, जो कि सेशन ट्रायल्स वगैरह हैं, या निचली अदालत में भी देखा जाएगा आर्म्स एक्ट के जो मामले हैं उसमें पुलिस ही गवाह होती है, और उसके बावजूद भी पुलिस भी गवाही देने नहीं आती है। तो इसका समाधान करने के लिए क्या होना चाहिए? देखिए, इसके लिए तो पहले तो हमने भी कहा कि जो प्रोसिक्यूशन सेल सरकार के द्वारा बनाया जाना चाहिए गया जो है उसको जो है क्रियाशील करना चाहिए। एक दूसरा, अभियोजन हस्तक अध्याय 6 में भी जो पुलिसकर्मी का जो पदस्थापन है वो न्यायालय में होना चाहिए। इवन यहाँ तक कि पुलिस मैनुअल रूल 251 कहता है कि प्रत्येक न्यायालय में एक पुलिसकर्मी होना चाहिए, जो नहीं है। तीसरी बात जो है महत्वपूर्ण वह है कि हमने प्रारंभ से ही कहा है कि पुलिस रिपोर्ट पर जो है न्यायालय के जो है वो बाद के निस्तार निर्भर करते हैं, डिस्पोजल डिपेंड करते हैं। तो वो एक टाइम फ्रेमवर्क में पुलिस को भी अपना रिपोर्ट दाखिल करना चाहिए। अन्यथा अगर जानबूझ करके अगर गलती की जा रही है उसके लिए सख्त कदम उठाया जाना चाहिए, और प्यूनिटिव जो है पनिशमेंट भी अवॉर्ड होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव वे में। हम इसके पक्षधर हैं। अक्सर वकीलों पे भी दोष लगाया जाता है कि वो तारीख लेते रहते हैं, जानबूझकर न्याय का निष्पादन होने में, मामलों का निष्पादन होने में विलंब करते हैं। तो ऐसे वकीलों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, देखिए, सीधी सी बात है कि ऑफेंस जो है वो अगेंस्ट द स्टेट होता है। ऑफेंस समाज के लिए बुराई है, और हम सबों को मिलकर इस बुराई पर विजय प्राप्त करना होगा, जिसमें डिफेंस के लॉयर है उनकी सबसे बड़ी भूमिका है, जो सहयोगात्मक भूमिका होनी चाहिए। ठीक है, वो लॉयर हैं, अच्छी बात है, लेकिन स्टेट के खिलाफ जो क्राइम हो रहा है उनके भी भाई हैं, बहन हैं, माता हैं, पिता हैं, जो ऑफेंस हो रहे हैं इसको रोकने में उनकी भूमिका भी महत्वपूर्ण है। इसलिए पुलिस हो, अभियोजक हो, डिफेंस लॉयर हो, जेल हो। सर, देखा जा रहा है कि सरकार काफ़ी क्रियाशील है। मध्यस्थता कानून बनाया गया है, जिला विधिक सेवा प्राधिकार का गठन किया गया है, एक अलग से ADR सिस्टम भी है जहाँ बैठकर दोनों पक्ष अपने विवादों का निपटारा करे। तो ऐसी स्थिति में जो भी हमारी सरकार है समय समय पर कानून बनाकर मामलों का निष्पादन करने के लिए प्रयासरत है। आपकी ओर से ऐसा क्या प्रयास किया जा रहा है कि ताकि मुकदमों की संख्या यहाँ जिले में कम हो निचली अदालत में? नहीं, हमारा यही है कि जैसे ऑफेंस अगेंस्ट वीमेन जितने भी रेप केस हैं उसका अगर 2 महीने में अनुसंधान पूरा करना है तो पूरा कर लीजिए, और आर्म्स एक्ट के केस में वो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन है उसको जल्द पूरा कीजिए। चार्जशीट जो करना है कीजिए, सही है तो सही कीजिए, गलत है तो गलत कीजिए। इवन यहाँ तक कि एक व्यक्ति को 302 के मुकदमे में जेल भेज दिया गया। मुसहरी की घटना है, मुसहरी थाना कांड संख्या 200/19 संभवतः जो याद है मुझे। और बाद में जब उसका प्रोटेस्ट दाखिल हुआ तो IG साहब के आदेश पर वह मुकदमा को फाइनल किया गया, लेकिन एक्यूज जो है वो 6 महीने तक निरपराध जेल में बंद रहा। हमने रिपोर्ट किया है कि उसको कंपनसेशन भी मिलना चाहिए, और इस तरह की गलतियां भविष्य में नहीं हो। सरकार और अभियोजन विभाग दोनों प्रयत्नशील है, दोनों क्रियाशील है। इस तरह ADR सिस्टम भी किया गया है, लोक अदालत लगाकर मामलों का निपटारा कराया जा रहा है। इसके साथ साथ मध्यस्थता कानून बनाया जा रहा है कि उस कानून के तहत, मध्यस्थता कानून के तहत दोनों पक्षों को आमने सामने बिठाकर मामलों का तीव्र गति से निष्पादन हो, दोनों पक्षों को लगे कि हमारी जीत हुई है। इसके लिए भी कानून बनाया गया है। और इसके साथ साथ ऐसा देखा जा रहा है कि न्यायपालिका में जो लोक अदालत, परमानेंट लोक अदालत है, उसके बाद मासिक स्तर पर लोक अदालत है, एक अस्थायी लोक अदालत भी मुजफ्फरपुर कोर्ट या जिले के सभी ये राज्य के सभी जिले में ये लोक अदालत की स्थापना की गई है, और लोक अदालत के माध्यम से भी मुकदमों का निपटारा कराया जा रहा है। इन सभी का उद्देश्य यही है कि डाउन ट्रोडन जो पीपुल हो, डाउन ट्रोडन पीपुल के साथ ही बिल्कुल न्यायपालिका खड़ी हो, लोगों को लगे कि कमजोर, बेसहारा, मजबूर लोगों को न्याय मिलेगा, और न्याय के प्रति लोगों की आस्था मैं बता दूं, एक सच्चाई यह है
कि 100% हमारा समय सर समाप्त हो रहा है और इसके साथ मैं अपने रिफॉर्म मूवमेंट भी चलाया जाना चाहिए सोसाइटी में। दर्शकों को मैं बताना चाहूंगी कि सर का ये कहना है कि बिल्कुल रिफॉर्म्स मूवमेंट चलाया जाना चाहिए, ऐसे प्रयास किए जाने चाहिए कि लोगों का न्याय पालन भी हो, रिफॉर्म मूवमेंट जी कानून का अनुपालन भी हो और लोगों का न्याय प्रक्रिया में विश्वास जगा रहे, क्योंकि हर मजलूम व्यक्ति, हर गरीब व्यक्ति, हर कमजोर व्यक्ति या ऐसी महिला जिसका कोई कहीं सहारा नहीं है, वो कानून की ओर बिल्कुल डबडबाती नजरों से देखती है कि मुझे कानून मिलेगा, और अक्सर न्याय मिलता ही है, कानून उसका सहारा बनता ही है। तो ऐसी स्थिति में बिल्कुल सर का ये संदेश जा रहा है और हम देख रहे हैं कि सारे जो हमारे दर्शक देख रहे होंगे या इसके साथ साथ सारे जो पदाधिकारी देख रहे होंगे या जो भी हमारे जवाबदेह घटक हैं, उन सभी से हम लोग का निवेदन है कि ये लंबित मामलों में सभी लोग अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं ताकि लंबित मामले कम हो सके, लोगों का न्याय के प्रति विश्वास जग सके। धन्यवाद। धन्यवाद।